हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, नॉलेज इज़ अ वेपन। मतलब नॉलेज एक हथियार है जिससे कि आप अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं, अपने आप को आर्म करना चाहते हैं, तो आप बस पढ़िए। आप पढ़ के हर एक चीज़ लाइफ में आप कभी भी किसी से डिबेट करें, किसी से कोई कंपटीशन करें, किसी से कुछ बात करें, तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास किसी सब्जेक्ट पे कमांड है, जैसे इकोनॉमी हो गई, या फिर आपको ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, या फिर जो भी सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उस पर आपको कमांड है, नॉलेज है, तो आप दुनिया का कोई भी बैटल आप जीत सकते हैं सिर्फ अपने मुंह से, वर्बली। आप लोगों को अपने अपने जो एक ऑरा है उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी बहुत ही शानदार बात बोली गई है, और उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ही दम पे उन्होंने मतलब पूरी एक तरीके से इंडिया की एक जो सोसाइटी थी, एक डिप्रेस सोसाइटी थी, उसको एक अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया। और आज की डेट में आप ये चेंज देख भी सकते हैं कि हमारे देश में एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है, एक दलित पुरुष वो आज प्रेसिडेंट है। तो ये इट इज़ ऑल द पावर ऑफ विजन दैट डॉक्टर अंबेडकर सॉ। तो इसी तरीके आप भी नॉलेज को एक हथियार के तौर पर यूज़ करिए, और लाइफ में जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस समय जो बेरोजगारी से रोजगार देने के लिए सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, हैशटैग एसएससी रेलवेज़, ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सपोर्ट करिए, जिससे कि सरकार की आंखें खुले, और जो हमारी 45 साल में जो सबसे कम बेरोजगारी का जो एक तरीका है, जो बेरोजगार लोग हो गए, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल सके, एसएससी जॉब निकाले, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 इंटरव्यू सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए और बच्चों को ज्वाइनिंग दे। ये सारे जो इश्यूज़ हैं इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट की, एनवायरनमेंट की, ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो सही मामले में आप देख सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को चुनने के लिए आप ये चीज़ देख सकते हैं कि सरकार इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहती है या नहीं, तो उसी बिहाफ पे आप वोट करिए। ऐसा नहीं है कि कोई हर सरकार अलग तरीके से सोचती है। कुछ सरकारें सोचती हैं एक विजनरी तरीके से, जैसे कि आप देखिए दिल्ली गवर्नमेंट हर वो तरीका अपना रही है, वहाँ पे हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है, बेसिक एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। वहीं आप दूसरे जो अदर स्टेट्स में आप जो राजनीति देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, वो जाति पे हो रही है, धर्म पे हो रही है, आरक्षण पे हो रही है, सेकुलरिज्म पे हो रही है, नेपोटिज्म पे हो रही है। सारे वो मुद्दे जो गैर ज़रूरी हैं उन पे लड़ाई हो रही है, लेकिन मुद्दों पे बात कोई नहीं कर रहा। तो यही बात मैं बोलना आपसे चाहूँगा कि जो अलग अलग चैनल्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वो सभी लोग इसको सपोर्ट करें। पूरे जो अनअकैडमी है, आप देखिए अनअकैडमी यूपीएससी का एक काफ़ी बड़ा चैनल है, जिसमें रोमन सैनी सर जैसे लोग हैं वो आगे निकल के आए। बड़े बड़े जो इस समय टॉप यूट्यूबर्स हैं, कैरी मिनाटे या फिर आशीष चंचलानी, या फिर जो भी टॉप के यूट्यूबर्स हैं, आप अच्छे यूट्यूबर, टॉप के यूट्यूबर कैसे बने? इसी नौजवान के दम पे, इसी जो यूथ है, इसी के दम पे आप टॉप यूट्यूबर बने। आपकी वीडियोस क्रोर्स में देख रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि आप एक नौजवान हो और आप करेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट जनता से। तो दोस्तों, यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब हाई प्रोफाइल, जो अच्छे, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक हमारे देश की यूथ पे, वो आगे निकल के आएँ और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, डिजिटल स्ट्राइक को सपोर्ट करें, और हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें मिलनी चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं वो, कहीं ना कहीं उसके लिए वो उन्हें सरकार को एक जगाने की एक उनकी जो मंशा है वो उसमें हेल्प करें। तो दोस्तों, ये था आज की पूरी बात। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप प्लीज़, ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसमें सपोर्ट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब आगे चलता हूँ और आज का जो कोरोना अपडेट है वो आपको दे देता हूँ। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, टोटल लगभग 2,64,56,505 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से 8,72,473 लोगों की जान चली गई है। 1,86,46,184 लोग कोरोना से पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। टॉप पे यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पाँचवें पेरू। कल मुझे लगता है कि कल शायद इंडिया टॉप पे सेकंड पे आ जाएगा और ब्राज़ील को रिप्लेस कर देगा। अभी आप देखेंगे इंडिया में टोटल केसेस तो 39,000
लगभग 39,33,124 निकल के आ रहे हैं। इसमें से जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो हैं लगभग 30 लाख के आसपास, 30,34,000, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं इंडिया में वो है 68,569 लोग कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। टॉप के स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो टॉप पे महाराष्ट्र एज़ यूजुअल बना हुआ है, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे कर्नाटक, पाँचवें पे यूपी। थोड़ा सा स्लाइड ब्लर है लेकिन आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बात की जा रही है मोबाइल डेटा की, कैसे मोबाइल डेटा को हमारे देश की गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है पॉलिसी मेकिंग में। अच्छी सरकार जो अच्छी पॉलिसीज़ लेके आती हैं उसमें अगर मोबाइल डेटा जो हम डे टू डे आज के समय में मोबाइल यूज़ करते हैं उससे डेटा, अगर पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा, जो भी डेटा गवर्नमेंट के पास है उसे यूज़ करके जो लोगों की भलाई के लिए अगर यूज़ किया जाएगा तो काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, इन्फॉर्मेशन जो है वो जो कि आप देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है हमारे जो मोबाइल चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट चलाते हैं, अलग अलग जो सर्विसेज अवेल करते हैं, उससे बहुत सारा जो डेटा होता है उसको यूज़ किया जा सकता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने अभी काफ़ी ज़्यादा एक फिजिबिलिटी दिखाई है कि जो मोबाइल डेटा है उससे बहुत बड़े बड़े इश्यूज़, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ को अगर उसमें उस डेटा को लेके वो बनाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है, इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है, जैसे कि डिजीज़ आउटब्रेक्स, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होती हैं, डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, इन सभी समय पे जब ये सब प्रॉब्लम्स इश्यूज़ निकल के आते हैं वहाँ पे अगर हम मोबाइल से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली, इफ़ेक्टिवली डेटा एनालिटिक्स के हेल्प से उसको यूज़ करेंगे तो हम ये सब इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे। आप देखिए वर्ल्ड में अलग अलग देश डेटा को कायदे से यूज़ करके अपने जो लोग हैं, अपने देश के लोग, उनके फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी सोवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हर वो जगह जहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है डेटा को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे मोबाइल डेटा कैन बी यूज़ फॉर सोशल गुड रिपोर्ट, एज़ पर यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐसा बोला है कि सोशल गुड के लिए यूज़ किया जा सकता है डेटा। 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कि ये स्टडी करी जा रही है कि कैसे मोबाइल के डेटा को अलग अलग तरीके से सोशल गुड के लिए यूज़ किया जा सके। एग्जाम्पल अगर आप कुछ देखेंगे तो रवांडा में एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो लोगों की पॉवर्टी और वेल्थ जैसे इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा रहा है। इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन मैप क्रिएट किया जिससे कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा सके कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के पास दरिद्रता है, जो गरीबी है उसे एड्रेस करा जा सके, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। वहीं आप यूएस में देखेंगे तो यूएस में मोबाइल डेटा लोकेशन के हिसाब से कोविड-19 को जो है वो टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और जो वायरस का स्प्रेड है उसे रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली जा रही है। इंडिया में भी ऐसे ही डेटा को यूज़ किया जा सकता है, मोबाइल डेटा को। जैसे कि आप देखेंगे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो वापस आए हैं अपने कर्म भूमि से, अपने रहने वाली जगहों पे, वो उनके डेटा को निकाल के उनको रीस्किल किया जा सकता है, रीडिप्लॉय किया जा सकता है, प्रॉपर उनको काम दिया जा सकता है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें काम दिया जा सकता है। उनके अगर अच्छा से डेटाबेस मैनेज करके चला जाएगा तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, PMAY, आयुष्मान भारत, ये सारे जो पॉलिसी हैं इनको और अच्छे से अपडेट किया जा सकता है और जनता की भलाई के लिए और जनता को रिफॉर्म करने के लिए, रिफाइन करने के लिए डेटा यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप आइडिया रख सकते हैं क्योंकि डेटा जो है, डेटा को बोला जाता है डेटा इज़ ए न्यू ऑयल। डेटा आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल से भी ज़्यादा महंगा होने वाला है, इसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो डेटा को एफिशिएंटली गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इस एडिटोरियल में। आप ज़रूर आइडिया रखिएगा। अभी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक क्लियर आइडिया दिया कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जिसके जो कि आप देखेंगे जो बिल्डअप क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ सच बोरोवर्स एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, मतलब जो डेटा है उसको कैसे बस उससे बेनिफिट करने की बात कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करी जा सकती है, वो बोला जा रहा है। इंडिया में आप देखेंगे हर इंसान 12 GB डेटा हर महीने यूज़ करता है। इनफैक्ट 2019 का ये डेटा है। अगर आप देखेंगे ये बढ़ के 2025 तक 25 GB, मतलब एक महीने में
25 GB तक डेटा यूज़ किया जाएगा। तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में कितना ह्यूज डेटा जनरेट होने वाला है और इससे कैसे हेल्प ली जा सकती है, ये अब सरकार को सोचना चाहिए। इंडिया जो है अब वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन बन चुका है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग इंडिया में देखने को मिलते हैं। 483 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पॉपुलेशन है। आप अगर आप देखेंगे इस जो डेटा जो ये यूज़ किया जा रहा है, इसको अगर मैनेज करने के लिए प्रॉपर हमारे पास जो डेटा एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए जो प्रॉपर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे और ये एक तरीके से अनलेफ्ट पोटेंशियल रह जाएगा, जिसको मतलब फिर बाद में हम बोलेंगे था तो हमारे पास, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए, ज़रूरी है। अगर कुछ और इश्यूज़ मैं आपको बताऊं तो इंडिया में एक अगर डेटा को प्रॉपरली यूज़ करना है तो प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो कि डेटा का जो मतलब मिसयूज़ है उसको रोक सकें। टेलीकम्युनिकेशन डेटा जो है इसके लिए प्रॉपर एक फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है, जिससे कि जो डेटा का जो सर्विलांस किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जानी ज़रूरी है। उस पर अगर लोगों के जो डेटा है उनकी प्रिवेसी में अगर इस डेटा के नाम पे आप प्रिवेसी पे उन पे इंटरफेयर करेंगे, उनकी प्रिवेसी को इंटरवीन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ऐसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए जिससे कि ये सब चीज़ों से बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके। जो मिसयूज़ होता है डेटा का इकोनॉमिक पर्पजेज़ के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा वरीफुल है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए सरकार को और ऐसे प्रॉपर रेगुलेटरी सिस्टम्स लाने चाहिए जिससे कि सरकार और जो एक ऐसा बिल लेके आ पाए सरकार जिससे कि लोगों के डेटा को सिर्फ एफिशिएंट वे में यूज़ किया जा सके, उसका नुकसान, उसकी प्रिवेसी लोगों की ना हर्ट हो जब भी डेटा वो कलेक्ट किया जाए। अभी अगर आप देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या कुछ सरकार कर सकती है अपनी तरफ से, सरकार को चाहिए एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखे। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के पास पावर है और टेलीकम्युनिकेशन जो डेटा निकल के आ रहा है, एक हारमोनी बना के रखनी चाहिए जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डेटा जो है वो उसको मिसयूज़ किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और अपने पॉलिटिकल एजेंडे की तरह यूज़ किया जाए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय रख के काम करें अगर कि हम इस डेटा को अपने देश की जनता के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो बायलेटरल इश्यूज़ हैं, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे जो दूसरे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस, हर वो जगह जहाँ पे आप लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं वो डेटा को यूज़ करिए और अलग अलग उसको काम लेके उस डेटा को मैनिपुलेट करके आप यूज़ करिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कि आर्टिकल 19 जो कि हमें आर्टिकल जो फ्रीडम हमें देता है कि हम आज़ादी से बोल सकें, आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो डेटा लेने के नाम पे आप लोगों की आज़ादी पे हिंड्रेंस लगाएं, आप उनको बोलने ना दें, आप उनकी स्पीच पे हिंड्रेंस लगाएं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं इनको प्रोपोर्शनली जो है अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है, अभी आप अगर न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो टॉप पे न्यूज़ है जो सरकार अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नया सेशन स्टार्ट करने जा रही है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन, उसमें बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन आर है और जो ज़ीरो आर है इसको कहीं ना कहीं हम बंद कर देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे इस बार। और एक तरीके से सरकार ये बोल रही है कि अब जो विपक्ष है उसको हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों ये आप समझिए कि सरकार की क्या मोनोपोली है, सरकार क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहती है कि सिर्फ वन वे गवर्नमेंट क्या चलेगी, क्या सिर्फ जो सरकार कहेगी सरकार करेगी वही बात लोग सुने, अपनी तरफ से कुछ सवाल ना पूछें सरकार से। जब सरकार बनाई गई थी, जब वोट लेने आए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉमिस किया था कि भाई कल को जब जब बोलते थे कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको इश्यूज़ हो, जो भी आपको बिजली ना मिले, पानी ना मिले, जो भी आपको बेरोजगारी हो, जो भी सारे इश्यूज़ हों उनको आप बोलिएगा तो हम उसे सॉल्व कराएंगे। और आज की डेट में वही सरकार बोल रही है कि आप आइए ही मत, आपको क्वेश्चन पूछने का कोई हक ही नहीं। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई, ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ, ये तो पूरी तरीके से एक अथॉरिटेरियन रिजीम पे काम करते हो। हालांकि ऐसा ही कुछ जब कांग्रेस के टाइम पे इमरजेंसी लगी 75 to 77 के बीच में, तब भी ऐसा देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये पैंडमिक का जो टाइम है, इस समय तो सरकार को चाहिए कि सरकार अच्छे से लोगों की बात को समझे, सरकार अच्छे से लोगों के क्वेश्चन को सुने और उनको एड्रेस करे, उनको सोल्यूशन
दे। आप देखिए हर वो सेक्टर जो आज की डेट में पैंडमिक है, पैंडमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी आप देखिए, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट देखिए, हमारा जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए, हमारा एमएसएमई देखिए, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखिए, हमारी एयरलाइंस देखिए, हमारा रेलवे, हर जगह आप बस नाम लीजिए और वहाँ पे फ्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। और आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही ना करो, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इन अप्रोप्रिएट स्टेप इन वर्ड्स विच आई वुड से। पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे बेसिकली कुछ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कुछ प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की चलती है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 11 बजे पार्लियामेंट के गेट खुलते हैं और 11 बजे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। 1 घंटे जो स्टार्टिंग के होते हैं ये इसे बोला जाता है क्वेश्चन आवर। इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं सरकार के, जो भी लोग विपक्ष होता है वो सरकार से क्वेश्चन पूछता है। जो भी स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद ये बनाया गया ज़ीरो आवर। ये आप जो ज़ीरो आवर देखेंगे ये हमारे ही देश में, हमारी पार्लियामेंट के एक तरीके से हमारे एक इनोवेशन जो हमने किया जिससे कि ज़ीरो आवर निकल के आया। इसमें जैसे कोई अर्जेंट मुद्दा चल रहा है, जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे बेरोजगारी, डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, कोई भी मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारी है वो कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है कि बेरोजगारी पे जो बात कर रहा हो। आप इंटरनेट एक बार चलाइए, यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, हर जगह आपको दिखाई देगा कि बेरोजगारी पे बच्चे बात कर रहे हैं। अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग जो जिनका बड़े बड़े यूट्यूब में चैनल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब बोल रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ और उसको रिजल्ट दो, रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ उसका रिजल्ट दो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ उसका रिजल्ट दो। हर चीज़ का वो मांग रहे हैं कि वो उनका रिजल्ट चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं देख रहा, इसीलिए डिजिटल स्ट्राइक करी गई। तो ये एक अगर आप बोले लेट से कि ये एक इट इज़ अ मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। इसको अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन ये उठाना है तो ये ज़ीरो आवर में आप उठा सकते हैं। मान लीजिए एकदम से ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई तो आपने ज़ीरो आवर में ये क्वेश्चन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे रख के इसे उठाया और अपने जानने की कोशिश करी कि सरकार इस मामले में, इस मुद्दे में क्या कर रही है। हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, -23.2%, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डिक्लाइन करने वाली इकॉनमी हमारी है। तो क्यों ना पूछें हम सरकार से, जब वोट दिया तो पूछने का तो पूरा हक बनता ही है। तो यही सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस किया जाता है ज़ीरो आवर में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसके बाद जो ज़ीरो आवर के बाद 1 घंटे का लंच होता है 1 से 2 बजे के बीच में। ये लंच के बाद फिर गवर्नमेंट की जो बिज़नेस है, जो गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें सरकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो साहब वो इसमें जवाब देते हैं और क्या कुछ वो कर रहे हैं वो सब बताते हैं। उसके बाद आप ये सब आइडिया रखिएगा, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैं कभी जब पॉलिटिकल लेक्चर लूँगा तो डिटेल में ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट आपको समझा दूँगा। फिर यहाँ पे देखिए जो मैंने आज का एडिटोरियल में जो टॉपिक डाला है, इसका जो हेडलाइन डिमोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप अगर किसी से भी क्वेश्चन उनका पूछने का हक छीनते, दैट इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ आर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम, इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। तो आप सोचिए कितना ग्रेव एक तरीके से ये मतलब आप बोल सकते हैं ग्रेव डिसीजन है जो सरकार ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो बोला है सस्पेंड करने के लिए क्वेश्चन आर, मॉनसून सेशन में कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बोला है कि ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर रहे हैं। और ये नेशनल इमरजेंसी जो पहले लगी उसमें भी किया जा चुका है। ऐसी सरकार की दलील है कि पहले किया जा सका है तो हम आज भी अरे पहले तो इकोनॉमी भी हमारी अच्छी चल रही थी 7.2% पे, आज क्यों नहीं अच्छी चल रही। जो सरकार पहले चल रही थी, जो अच्छी चीज़ें वहाँ से वो देखिए ना, बुरी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद आप देखिए ड्यूरिंग 1 आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले घंटा होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें एमपी जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से और उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं उनकी फंक्शनिंग पे कि वो क्या कुछ काम उनकी मिनिस्ट्री सही नहीं कर रही है। फिर डिफेंस सेक्टर हो, फिनेंस सेक्टर हो, उसके बाद आप देखिए होम मिनिस्ट्री हो, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सभी से क्वेश्चन किए जाते हैं और उनको आंसर करने होते हैं। तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछने देंगे तो फिर आप आंसर देंगे ही क्या। जो आपका मन है वो अगड़म बगड़म बकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स, एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके बारे में आइडिया रखिएगा कि लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो क्वेश्चन ना पूछने का एक जो ट्रेंड स्टार्ट किया है ये कहीं ना कहीं गलत है। इसे
being a youth, being a young person of a country, you need to address all such issues in a very optimistic, in a very diligent manner. जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में, आप देखेंगे लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में जो हमारे चेयरमैन जिन्हें आप वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो कंडक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे क्वेश्चन आर। तो ये तो वही है कि मतलब जो सरकार बोलती है वही काम ये करते हैं, इसमें इनका कोई अपना पर्सनल जो ओपिनियन काम करता है नहीं। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको बेसिकली आप देखेंगे कोई क्वेश्चन पूछा गया और इसका कोई ओरल आंसर मिल गया। लेट्स से कि आपने मुझसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आप अपना जो लेक्चर है वो कितने बजे डालते हैं, तो मैंने बता दिया कि मैं 11 बजे तक अपना लेक्चर डालता हूँ। हालांकि नहीं हो पाता है मेरे लिए पॉसिबल, लेकिन मैं ओरली अगर आपको मैं बता दिया कि 11 बजे मेरा ये लेक्चर आएगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि आपने मुझसे पूछा कितने बजे आप लेक्चर डालेंगे, मैंने बता दिया कि 11 बजे डालूंगा, और ये चीज़ मैंने अपने एक लेटर पैड पे लिख के दे दिया आपको, उस पर साइन करके दे दिया, तो दैट विल बी अ अनस्टार्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होगा, मतलब ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं फॉलो करेगा। आप फिर ये मुझसे नहीं पूछ सकते कि सर इस लेक्चर में आप क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, क्या क्या कुछ पढ़ाएंगे, ये चीज़ नहीं। सिर्फ आपने एक क्वेश्चन दिया, उसका मैंने रिटर्न आंसर दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं ये बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जो कि जैसे कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया मुझसे, लेट से वही लेते हैं कि कितने बजे आप लेक्चर डालेंगे। मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगा, अगले 10 दिनों में मैं आपको सोच के बताऊंगा कितने बजे मैं लेक्चर डालूंगा। तो ये बेसिकली 10 दिन का टाइम इसमें लिया जाता है, और उसके बाद ये आंसर जो है फिर मैं आपको ओरली दे दूँ कि भाई 9 दिन बाद कि यार 11 बजे लेक्चर आएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन आप आइडिया ज़रूर रखिएगा स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में। जहाँ पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बेसिकली 2-3 ऐसी जो मेन चीज़ें हैं जब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। सबसे पहले जब कोई नई लोकसभा चुन के आती है, जब इसे प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं, तब ये बेसिकली नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो पहला पार्लियामेंट का साल होता है, फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट ईयर, वो तब नहीं पूछा जाता है। उसके बाद अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई बजट पेश कर रही हैं तब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें ज़ीरो आर मैंने पहले आपको बताया कि जो भी अर्जेंट पब्लिक मैटर का जो इशू होता है वहाँ पे 0 आर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है, हमारी पार्लियामेंट में एक आप बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, जिससे बेसिकली 0 आर बोलते हैं, और इसमें जो अर्जेंट इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। ये पार्लियामेंट्री रूल बुक्स में मेंशन नहीं है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 0 आर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इज़ इट मेंशनड इन पार्लियामेंट्री रूल बुक्स? नो, इट इज़ नॉट। इसमें देखेंगे अंडर दिस एमपी जो होते हैं वो जो मैटर्स होते हैं बिना पहले से बताए कि कोई क्या कुछ इशू चल रहा है, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में क्वेश्चन अपने पुट अप कर सकते हैं। 0 आर जो होता है स्टार्ट होता है जैसे ही क्वेश्चन आर ख़त्म होता है, वैसे ही तुरंत 0 आर स्टार्ट हो जाता है, और ये लास्ट तब तक करता है जब तक पूरे दिन का जो एजेंडा है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और जो रेगुलर बिजनेस ऑफ हाउस होता है वो पूरा मतलब उसमें सारी चीज़ें समझ नहीं ली जाती, सुन नहीं ली जाती। 0 आर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसे एड्रेस नहीं कर दिया जाता, तब तक ये क्वेश्चन पूरे दिन नाचता रहता है। अगर दूसरे वर्ड्स में आप देखें तो जो गैप होता है बेसिकली क्वेश्चन आर और एक गवर्नमेंट के जो एजेंडा होता है जिसमें गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है बेसिकली आप उसे बोलते हैं 0 आर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हैं जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि लाई जाती हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन पब्लिक डोमेन। जो भी सरकार काम करती है, जो लेट से कि कोई फाइनेंशियल इशूज़ निकल के आ रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, कोई डिफेंस इशू आ रहा है जिसमें जैसे हमारा जो चाइना का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, नेपाल के साथ इशू चल रहा है। वहीं अगर आप होम मिनिस्ट्री देखिए जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड इशूज़ हैं। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे जो हमारा किसान मारा जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, वो सारे आप इश्यूज़ देखेंगे। ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं ये पब्लिक डोमेन पे लाए जाते हैं और सरकार को डायरेक्ट कटघरे में क्वेश्चन किया जाता है, कटघरे में खड़ा करके क्वेश्चन किया जाता है। सस्पेंशन जो मीन्स होती हैं ऑपोजिशन इसमें जो है वुड लूज़ द राइट टू क्वेश्चन द। अगर ये आप जब देखेंगे जो ये क्वेश्चन आर को हटा दिया गया है
इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इससे आप देखेंगे 0 आर और क्वेश्चन आर के ना होने से जो ओपोजिशन है वो जो सरकार से अब क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए बोला है इट इज़ अ डेमोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मिनिस्टर जो हैं वो लायबल नहीं होंगे कि वो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उनका आंसर करें, और जो इश्यूज़ हैं 0 आर के निकलेंगे उसमें भी कोई उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक अन्ना साड़ की तरह वो खुले घूमेंगे और जो मना है वो बकेंगे, वो कहेंगे। क्योंकि आप देखिए ना कि हमारे देश के एक राजनेता को पढ़ने के लिए कोई उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, राजनेता बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आप अनपढ़ हो, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। आप अनपढ़ हो, आप बन सकते हैं होम मिनिस्टर। आप अनपढ़ हो, बन सकें कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर। तो आप सोचिए ये जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे देश में जो हमारा कानून, हमारा संविधान जिसको इम्प्लीमेंट करने की, जिनके लिए हमारे लोगों के काम करने के लिए, हमारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हम इनको वोट करके जहाँ भेजते हैं, इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन एक चपरासी जिसे जॉब करनी है, जिसे एक 15-20 हज़ार की नौकरी मिलनी है, उसको जॉब पाने के लिए उसे प्रॉपर 10th पास होना चाहिए। कोई भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में कोई भी उसका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। घर की प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ऐसा उसकी रिसर्च करी जाती है, ऐसा उसका बायोडेटा, उसका बैकग्राउंड छाना जाता है, जैसे नहीं कि कोई क्या आप ढूंढ रहे हो यार। जिनके लिए सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है वो है हमारे मिनिस्टर्स। उनके लिए लायबिलिटी है सबसे ज़्यादा कि वो जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए सोचेंगे, वो एजुकेटेड है कि नहीं। झारखंड में अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक मिनिस्टर साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो 11th फेल हैं। 11th फेल है। इस बार उन्होंने एग्ज़ाम, वो 11th का एग्ज़ाम देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो सोचिए 11th फेल बंदा जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बना बैठा है। तो आप सोचिए ना कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में ये एजुकेशन का लेवल है। और ये सारे इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं। चलिए फिर और फ्यूचर में कभी और अच्छे से डिस्कस करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये आप देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एमपी जो है वो इट वुड नॉट बी एबल, दिस वुड मीन एमपी वुड नॉट बी एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट। एमपी जो है वो गवर्नमेंट से कोई भी सवाल नहीं पूछ पाएगा, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएगा। कोई भी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद ना रखिए, कोई भी अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद ना रखिए। इससे आप देखेंगे दिस विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऐसा ही बोला जा रहा है कि अब जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं प्रिवेल ही नहीं करेगी। तो आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिसमें बोला है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो ये अभी तक टाइम दिया जा रहा था, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही थी कि इनको 20 साल का टाइम दिया जाए अपना AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करने के लिए। जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि 20 साल का टाइम दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अब इन्हें 10 साल का एक टाइम हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें ये अपना AGR ड्यूज़ जो हैं वो अपने गवर्नमेंट को दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं AGR होता क्या है, AGR क्या होता है, ये देखिए बेसिकली जैसे ये लेट्स से कि एक रूम है जहाँ पे आपने मुझे, जैसे मैं अगर आपसे किराए पे रूम लूँ तो आप मुझसे बोलें कि सर ये 10,000 रुपये का रेंट है इसका, आप इसमें रूम लेके रह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो यूट्यूब के लिए लेक्चर बनाऊँ, यहाँ पे मैं रह के खुद पढ़ाई करूँ, या फिर मैं यहाँ पे अपना मोबाइल पे, लैपटॉप पे कुछ भी दूसरा काम करूँ और मैं आराम से चुपचाप रहूँ, किसी से भी आपको कोई मतलब नहीं, तो आपको मैं 10,000 रुपये देता रहूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक चाय की दुकान खोल दूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था चाय पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी तो एक तरीके का रोज़गार ही है। तो अगर मैं यहाँ पे चाय पकौड़े की दुकान खोल दूँ तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो 10,000 रुपये हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने कहा कि यार अब तो मैं चाय बेच रहा हूँ, पकौड़े बेच रहा हूँ, उससे भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, इससे भी कहीं ना कहीं मेरी अर्निंग हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे, आप अगर मुझसे बोलें कि इसमें मान लीजिए मैं पर हर महीने 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो आप बोलिए कि इस 5,000 रुपये का मुझे आप 10% दीजिए। तो 10,000 तो ये मैं दे ही दे रहा हूँ, प्लस 10% और दूंगा इसका, अपनी कमाई का जो प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली, ये जो मैं प्रॉफिट आपको दूंगा, इसे बेसिकली बोला जाएगा दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड AGR। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि अभी तक जो आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। AGR जैसे आपने देखा कि पहले आइडिया, वोडाफोन, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो,
उसके बाद और बहुत सारी दूसरी जो वोडाफोन वगैरह कंपनियां थी, जब रिलायंस जियो नहीं थी तब इनकी एक मोनोपोली चलती थी। ये एक महीने में हमें 2 GB डेटा देती थी, और कितने का, 200 रुपये का। आज की डेट में जब रिलायंस जियो आ गया है तो रिलायंस जियो हमें हर रोज़ दे रहा है 2 GB डेटा। तो आप सोचिए कितना ह्यूज डिफरेंस है तब में और अब में। और यही रीज़न है कि इन्होंने जब बहुत मोटी कमाई करी उस समय, और इस मोटी कमाई कर करके जो इन्होंने लाइसेंस जो लेने के बाद इन्होंने जो अपना जो पैसा था ये मोटी कमाई का, अलग अलग इन्होंने जगह पे ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदे, अलग अलग कॉरपोरेट ऑफिसेस खरीदे, अलग अलग जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे इन्वेस्ट किया, बैंकों से पैसा लिया, हर जगह इन्होंने पैसा ले लेके बिल्कुल अति मचा दी। और जब अब सरकार ने देखा कि यार लाइसेंस इन्होंने हमसे 1 करोड़ के रुपए का ले लिया, अब ये 1 करोड़ रुपए खर्च करके इससे 100 करोड़ रुपए कमा रहे, तो सरकार को लगा अब तो हम इनको मतलब एक तरीके से मतलब इन पे कार्रवाई करेंगे। सरकार ने केस कर दिया इन कंपनीज़ पे, इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ पे केस कर दिया, और फिर अल्टीमेटली सरकार ये केस जीत गई। जब ये सरकार केस जीत गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि अब AGR ड्यूज़ जो हैं, जब से लाइसेंस मिला तब से अब तक जो AGR ड्यूज़ हैं ये सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को देने होंगे। अब जब ये AGR ड्यूज़ देने की बात आई तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, आप देखिए एयरटेल, वोडाफोन, ये सब तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक पाई, लेकिन आपने देखा होगा अब आइडिया, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, उसके बाद जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियां जो खुल गई थी ये सब गायब होती हुई नज़र आई, बड़े बड़े मर्जर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो इनके लिए ये AGR ड्यूज़ जो इन्होंने आधाधुंध पैसा कमाया है ये कहीं ना कहीं इनको देना भारी पड़ रहा है। और सरकार ये बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतनी मुरव्वत क्यों कर रही है इनके साथ, इनको इतना एक तरीके से इनके लिए क्यों बोल रही है, जिसके खिलाफ सरकार केस लड़ी। वो इसलिए क्योंकि सरकार ये जान रही है कि अगर हमने इन पे ज़्यादा प्रेशर दिया, ज़्यादा लोड दिया, तो ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, कह देंगे भैया हमारे पास कुछ है नहीं, हमारा लोटिया डूब गई, अब हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो सरकार सोच रही है कि इनको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह यूज़ करेंगे, और इनसे रेवेन्यूज़ कंटिन्यूसली अगले 20 सालों तक, अपने 10 सालों तक लेते रहेंगे। और ये जो इसका जो कहीं ना कहीं एक जो इन कंपनीज़ अगर जल्दी में हम कहेंगे मान लो 2 साल में सारे AGR दो, पहली चीज़ तो ये दिवालिया हो जाएंगे, दूसरी चीज़ जो इन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है वो ये लोन भी नहीं देंगी, तो कहीं ना कहीं NPA भी बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है, और जो इनका जो कस्टमर बेस है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है, जिस वजह से आप समझ लीजिए कि ये AGR ड्यूज़ के लिए सरकार इनको ज़्यादा टाइम देना चाहती है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह सेना चाहती है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रीडिंग ज़रूर मार लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने जो बातें बोली ये आपको बिल्कुल दिमाग में रिवर्बरेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और आप ये चीज़ समझ जाएंगे। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने जैसे आपको बताया SSC, रेलवेज़, इन सब के हैशटैग को जो ट्विटर पे ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।